नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। प्रयागराज में आगामी माघ मेला 2023 के मुख्य स्नान पर्व की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके तहत पौष पूर्णिमा का स्नान 1 जनवरी को होगा, जबकि 14-15 जनवरी को मकर संक्रांति का स्नान होगा। इसके अलावा 21 जनवरी को मुख्य स्नान पर्व मौनी अमावस्या का स्नान होगा और यहाँ पर आपको बता दें कि मातृ पूर्णिमा का स्नान 5 फरवरी को होगा। साथ ही आपको बता दें कि महाशिवरात्रि का स्नान 18 फरवरी को होगा। तो लिस्ट जो है वो जारी हो चुकी है, कब कब कौन सा दिन मनाया जाएगा। 1 जनवरी को पौष पूर्णिमा का स्नान, 5 फरवरी को भी स्नान है। स्नान पर्व की तारीखों का ऐलान हो चुका है और ये लिस्ट आप देख रहे हैं। बुलंदशहर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस दौरान पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार बदमाश के कब्जे से अवैध असलाह के साथ कारतूस बरामद किया गया। आपको बता दें कि शनिवार को पुलिस से मुठभेड़ के दौरान नदीम फरार हो गया था, लेकिन पुलिस ने दोबारा मुठभेड़ के बाद नदीम को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बताते चलें कि नदीम पर करीब आधा दर्जन मामले दर्ज हैं। मथुरा में 13 जुलाई को बलदेव क्षेत्र के गांव के रहने वाले दंपत्ति से 2 बाइक सवार बदमाशों ने लूट की थी, जिसमें दंपत्ति के हल्ला करने पर आसपास के ग्रामीणों ने बदमाशों की तरफ दौड़ लगा दी तो बदमाशों ने ग्रामीणों पर फायरिंग करना शुरू कर दिया, जिसमें एक ग्रामीण घायल हो गया था। बदमाश फायरिंग करते हुए भाग गए, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की। वहीं रात्रि मुखबिर की सूचना पर यमुना एक्सप्रेसवे पर बदमाशों की ओर से लूट की योजना बनाते वक्त पुलिस ने उन्हें घेर लिया, जिसमें बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी फायरिंग में पुलिस ने एक बदमाश को घायल कर घनश्याम नामक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने छानबीन में बदमाशों से बुलेट, मोटरबाइक, 2 तमंचे, 3 मोबाइल बरामद किए हैं। सीताराम गौतम जो अपनी वाइफ के साथ मोटरसाइकिल से जा रहे थे, इनको 2 अज्ञात बदमाशों द्वारा जो बुलेट से थे रोका गया और इनके साथ लूटपाट की गई, जिसमें इनके वाइफ के कुंडल और 800 रुपए बदमाशों द्वारा छीन लिए गए थे। वहां खेत में काम कर रहे लोगों द्वारा हल्ला किया गया और इस हल्ला में गांव के लोग बदमाशों का घेराव किए। इस घेराव में जब वो अपने को घेरता। चलिए अब खबर बदायूं से है, जहां आवारा सांड का आतंक देखने को मिला है। दरअसल आपको बता दें कि मूसाजाख थाना क्षेत्र गांव लखनपुर में खेत पर काम कर रहे बुजुर्ग पर सांड ने हमला कर दिया, जिससे बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद उनको आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो आवारा सांड का आतंक देखा गया। आपको बता दें कि बुजुर्ग पर हमला किया गया सांड के जरिए और इसमें बुजुर्ग को गंभीर चोटें आई हैं। बुजुर्ग का अस्पताल में इलाज चला। रामपुर में NH-24 हाईवे पर ट्रक और प्राइवेट बस के आमने सामने टक्कर हो गई, जिससे हादसे में 5 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 22 यात्री घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया और मृतक यात्रियों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भिजवाया गया है। आपको बता दें कि प्राइवेट बस शाहजहांपुर से दिल्ली जा रही थी और इसी समय ये हादसा हुआ। ये ट्रक जो है मुरादाबाद की तरफ से आ रहा था, खाली ट्रक था, और एक बस शाहजहांपुर की तरफ से आ रही थी। ये बाईपास पर दोनों का आमने सामने से टक्कर हुई, जिसमें 5 आदमी मौके पर एक्सपायर कर गए थे और 22 आदमी घायल थे। ये तत्काल जो है मैं और एडीएम प्रशासन और सिटी मजिस्ट्रेट और अन्य सब अधिकारीगण वहाँ पर पहुँचे और
प्राइवेट एम्बुलेंस थी, सरकारी एम्बुलेंस थी, सबको लेकर वहाँ पर तत्काल रेस्क्यू कराया गया। चलिए बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रायबरेली से। नहर में मिला अज्ञात युवक का शव। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को निकलवाया बाहर। शव की अभी तक नहीं हुई है शिनाख्त। बधोखर थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर आपको बता दें कि एक नहर में अज्ञात युवक का शव मिला है। रायबरेली से बड़ी खबर। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस ने शव को बाहर निकलवाया और शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। बधोखर थाना क्षेत्र का मामला बताया जा रहा है। तो रायबरेली से बड़ी खबर। नहर में मिला अज्ञात युवक का शव। लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी, जहां पर पुलिस वहां पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। शव की अभी तक शिनाख्त नहीं हो पाई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये शव किसका है और यहाँ कैसे आया। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। तो नहर में युवक का शव मिला। पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने युवक का शव बाहर निकलवाया। अभी शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिरी शव किसका है, कैसे यहां तक पहुंचा। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस जांच कर रही है। तो रायबरेली से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर नहर में अज्ञात युवक का शव मिला है। आपको बता दें कि लोगों ने इस बात की सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची और युवक के शव को बाहर निकलवाया। फिलहाल शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है कि आखिर ये शव किसका है और कैसे यहां तक पहुंचा, क्या इस शख्स के साथ हुआ। इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस फिलहाल जांच पड़ताल कर रही है। चलिए लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। 11 आईपीएस के किए गए हैं ट्रांसफर। तो ये बड़ी खबर। वीके मौर्य को मिली है बड़ी जिम्मेदारी। लखनऊ के डीजीपी लॉजिस्टिक बनाए गए हैं। अनुपम कुलश्रेष्ठ बनी एडीजीपी यातायात और सड़क सुरक्षा। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लखनऊ से ये बड़ी खबर। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ है। अब प्रदेश में 11 आईपीएस के किए गए हैं ट्रांसफर। आपको बता दें कि वीके मौर्य को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। लखनऊ के डीजीपी लॉजिस्टिक बनाए गए हैं वीके मौर्य और अनुपम कुलश्रेष्ठ बनी है एडीजीपी। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपके सामने लखनऊ से। प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हुआ। बरेली के फतेहगंज से एक इंस्पेक्टर को उसका रंगीला मिजाज भारी पड़ गया। आपको बता दें कि इंस्पेक्टर मनोज कुमार को अपने ही थाने की महिला कांस्टेबल से अश्लील बातें करना महंगा पड़ गया। रंगीन मिजाज इंस्पेक्टर मनोज कुमार का अश्लील बातों का ऑडियो वायरल हुआ है। इस ऑडियो के वायरल होने से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। वायरल ऑडियो को संज्ञान में लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो इंस्पेक्टर मनोज कुमार लाइन हाजिर किए गए। महिला कांस्टेबल के साथ अश्लील बातें करते समय ऑडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद इंस्पेक्टर मनोज कुमार को लाइन हाजिर किया गया। सरजू नदी में निकला शिवलिंग। जी हां, 53 किलो चांदी का शिवलिंग निकला है। बड़ी खबर आपके सामने मऊ से। सरजू नदी में 53 किलो चांदी का शिवलिंग निकला है। मऊ के दोहरी घाट में स्थित है सरजू नदी। बड़ी खबर मऊ से इस वक्त की आपके सामने। सरजू नदी में निकला 53 किलो चांदी का शिवलिंग। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मऊ से ये बड़ी खबर आ रही है। सरजू नदी में 53 किलो का चांदी का शिवलिंग निकला। मऊ के दोहरी घाट में स्थित है सरजू नदी, जहां पर 53 किलो चांदी का शिवलिंग मिला है। तो ये बड़ी खबर। सरजू नदी में निकला शिवलिंग। 53 किलो चांदी का शिवलिंग यहां निकला है।
कासगंज से लव जिहाद का मामला सामने आया है। यहाँ एक मुस्लिम युवक ने हिंदू नाम रखकर पहले तो महिला को प्यार में फंसाया और फिर उसे अपने शहर में बुलाकर नशीली कोल्ड ड्रिंक पिलाकर जबरन दुष्कर्म किया। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज करते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। पीड़िता दिल्ली की रहने वाली है। उसका प्रेम प्रसंग मोनू गुप्ता बने लड़के से पिछले 4 महीने से चल रहा था, जिसके झांसे में आकर वो उससे मिलने पहुंची। तो सब लोग हैं किसी ना किसी संगठन से। इनने मुझे गाड़ी में बिठाया, गाड़ी में बिठा के इनने फिर एक इनका दोस्त था और ये मेरे पीछे बैठे थे और दोस्त इनका गाड़ी चला रहा था। इनको गाड़ी चलाना आता नहीं है। हम लोग बातचीत करते रहे तो इनके घर से आया फोन, तो इनने बोला हाँ अम्मी। तो मैंने कि आप अम्मी किससे बोलते हैं? बोले नहीं मैं प्यार से बोलता हूँ। मैं नहीं अम्मी तो ममडन में बोलते हैं। तो इनने बोला हाँ मैं हूँ। तो मैंने तुमने मुझसे छिपाया क्यों था? इनने मेरे साथ हाथापाई की, जबरदस्ती की। फिर इनने कोल्ड ड्रिंक में मुझे कुछ मिला के दिया। ठीक है, इनने मेरे साथ उल्टा सीधा मतलब रेप किया है। किसी हॉस्पिटल का मामला सामने आया, क्या कुछ मामला है? देखिए एक महिला आई थी कुछ आरोप लगाते हुए, कुछ एक लोग और उनके जो मित्र है उनके ऊपर, और हमने संज्ञा में लिया और मुकदमा भी लिखवा रहे हैं और कार्रवाई भी, मतलब जो अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी, जो तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। ये मामला लव जिहाद से जुड़ा हुआ है क्या? नहीं, फिलहाल ऐसे पूछताछ में तो ऐसा कुछ सामने नहीं आया, लेकिन लड़की का कुछ आरोप है कि उन्होंने कुछ नाम बदला है वगैरह, बट ऐसा कोई अभी तक तो फिलहाल ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है पूछताछ के दौरान। ये सब तो जांच की विषय है, लेकिन जो भी तथ्य सामने आएंगे। बरेली के संजय नगर में युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। आरोप है कि मृतक युवक ने अपने दोस्त की बहन के साथ शराब के नशे में अश्लील हरकत की थी, जिससे गुस्साए दोस्त ने अपने ही दोस्त को पत्थर मारकर उसकी हत्या कर दी थी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे जेल भेज दिया। दिनांक 11/12 की रात्रि को थाना बारादरी क्षेत्र में होली चौक मोहल्ले में एक व्यक्ति के सर पे चोट थी और उस चोट से उस व्यक्ति की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी। इस संबंध में जो मृतक हैं उसके पिता के तहरीर के आधार पे थाना बारादरी में एक 302 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया गया था और घटना के सफल अनावरण के लिए इसमें टीमें लगा दी गई थी। टीम इस पर अपना काम कर रही थी। आसपास के CCTV कैमरे देखे गए थे और इसमें जो हमें कुछ लीड मिले थे, उस लीड के आधार पर आज एक व्यक्ति को हमीरपुर जिले के मसगांव में सुबह के समय पानी भरने के लिए ट्यूबवेल चालू कर रही महिला को करंट लग गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। अचानक हुई इस घटना से घर में कोहराम मच गया। परिजनों ने आनन फानन में महिला को CSC अस्पताल लेकर वो गए, जहां डॉक्टरों ने महिला को मृत घोषित कर दिया। आज गांव में एक तिजवा प्रसाद वर्मा है, उनकी पत्नी खाना देने गई थी ट्यूबवेल में और वो खाना खाने लगे, वो पत्नी सफाई करने लगी, इतने में कहीं से करंट उनको लग गया और करंट इतना लगा कि वो उनकी मौत हो गई। अस्पताल में जैसे पहुंचे तो उनकी मौत हो गई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। सीधा आपको ले चलते लखनऊ, जहां पर कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। विभागों को सरकार रोड मैप के माध्यम से काम करा रही, जिनसे कि जनता को जो हम लक्ष्य रखे हैं, जो हमने अपने संकल्प में किया था, वो पूरा कर सकें। उसी कड़ी में आज स्टाम्प विभाग का आपके साथ में मिलना है। हम लोगों ने 100 दिन के अंदर कुछ बड़े अचीवमेंट किए हैं, जिनको आपके सामने लाए हैं। बड़े अचीवमेंट में पॉइंट नंबर 1 है कि घर घर में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में एक नई पहल स्टाम्प विभाग ने किया। घर घर में सौहार्दपूर्ण विभाग क्या होता है, जब से अभी तक क्या था कि 100 दिन के आज के पहले तक माना कि आपके पास अपने खुद के मकान खरीदे हुए हैं और आपके अपने घर के अंदर 2 या 4 बच्चे हैं। आप चाहते हैं कि मैं इन बच्चों को अभी से दे दूं, उनके नाम पर कर दूं। बच्चे उस प्रॉपर्टी का अपने व्यक्तिगत प्लानिंग के तहत उसका इस्तेमाल कर सकें। तब क्या होता था कि एक पिता अपने बेटे को या एक भाई अपने भाई को या बहू को या बेटी को या दामाद को, जब पिता द्वारा अर्जित प्रॉपर्टी अगर अपने बच्चों को गिफ्ट करते हैं, दान करते हैं, तो उत्तर प्रदेश के अंदर क्रय विक्रय के तर्ज पर पूरा स्टाम्प लगता था। माना थोड़ी देर के लिए
कि आपकी मकान गोमती नगर में है और गोमती नगर में उसकी सर्किल रेट आती है 1 करोड़ रुपए और आपके पास 2 बच्चे हैं, आप चाहते हैं कि दोनों बच्चों का मैं नाम चढ़ा दूं ताकि भविष्य में झगड़े ना हो। झगड़े बचाने के लिए आप के पास 2 माध्यम है। एक माध्यम होता है कि आप विल करेंगे, विल होता है व्यक्ति के न रहने पर और तब तक झगड़े फंसते हैं कि हमको ये दिए थे, हमको वो दिए थे। अब आप चाहते हैं कि मैं अपने सामने ही लोगों को बच्चों में डिवाइड कर दूं, या हमको लगता है कुछ बच्चे हमारे नौकरी में है, कुछ बच्चे व्यापार करना चाहते हैं उस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके, या उस प्रॉपर्टी को सेकेंड बच्चा या बेटी वो चाहती है मैं कहीं और शिफ्ट हो जाऊं, तो पिता के नाम पर प्रॉपर्टी है, पिता के नाम पर बच्चों का नाम तब आता था जब वह उसकी दान पत्र करता था, यानी कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के सर्किलेट पर 7 लाख रुपए का स्टाम्प लगता था। अब ये स्टाम्प हटा करके केवल कर दिया गया 5,000 रुपए की। क्लियर कॉन्सेप्ट? अब अगर मान ली 5 करोड़ प्रॉपर्टी आपकी है तो 35 लाख रुपए स्टाम्प देते आप, अब केवल देना है 5,000 रुपए स्टाम्प। यह जनहित में माननीय योगी जी का एक बहुत बड़ा निर्णय हुआ है। घर घर में आज जो सिविल के मुकदमे चल रहे हैं 50% मुकदमे प्रॉपर्टी के लिए है भाई पट्टीदारों में। वह क्लियर न होने के कारण से कौन किसका कहां पर है ये था। इसके स्टेप के बाद अब घर घर में एक सौहार्दपूर्ण वातावरण बनेगा। अब पिता खुद निर्णय करना चाहता है कि मैं किसको कहां देना चाहता हूं, तो अपने जीते जी दे सकता था, वरना माध्यम था विल का। विल एक्टिव होता है मरने के बाद। अब किसी के 2 बच्चे हैं, 4 बच्चे हैं, सबके पास नौकरी हो गया, कुछ कर रहे हैं, थर्ड वाला कमजोर है। अब उसका नाम प्रॉपर्टी तब आता था जब पिता उसको लिखेगा, तब लिखेगा जब दान पत्र करेगा या बिक्री करेगा। अब एक पिता बेटा से न पैसा लिया न पैसा दिया, न घर के अंदर कोई नया कस्टमर आया और न ही घर से पुराने व्यक्ति बाहर गया। यह परंपरा थी। अब यह जनहित में केवल 1 टाइम 5,000 रुपए देंगे और दान पत्र के माध्यम से अपने बच्चों में खून के रिश्ते में, ब्लड के रिश्ते में आप उसको दे सकते हैं। आपकी बेटी हो सकती है, बहू हो सकती है, बेटा हो सकता है, दामाद हो सकता है, भाई हो सकते हैं। ठीक है, बड़ा काम ये किया गया और मेरी उम्मीद है कि आप सबसे कि इसी को करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोगों को जानकारी हो सके, इसका लाभ उठा सके। बड़े कुछ बात दूसरा क्या किया गया, रोजगार को भी हम लोगों ने सृजन किया। स्टाम्प बेचने का वेंडर पहले बड़ा जटिल परंपरा था। स्टाम्प बेचने के लिए आप एडीएफ फाइनेंस के यहाँ जाइए, वहां पर अप्लाई करिए, आपका पुलिस का वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद आपको मिलेगा। हम लोगों ने इसके माध्यम से बहुत सरल कर दिया गया है। अब ये स्टाम्प कोई भी व्यक्ति सीधे एडीएम फाइनेंस के आवेदन करेंगे अपना आधार कार्ड का और सेल्फ घोषणा करेगा कि हम स्टाम्प वेंडर बनना चाहते हैं, मेरे खिलाफ कोई आपराधिक मुकदमा नहीं है। उसको 48 घंटे के अंदर स्टाम्प वेंडर का रोजगार करने के लिए मिल जाता है अनुमति। अब उसके अलावा क्या किया गया, एक और कदम, अब राशन के दुकानदार अगर चाहते हैं तो उनके लिए भी कर दिया गया कैबिनेट से कि राशन का दुकानदार भी अब स्टाम्प को बेचेगा। साथ ही साथ हर गांव में, शहर में सीएससी होता है, सीएससी को भी कर दिया गया लागू। माने कि अभी तक आपको 100 रुपए के 500 रुपए का स्टाम्प जो छोटे मोटे काम के लिए आप यूज करते हैं, अगर आपको लेना है जाना पड़ता था कचहरी के आसपास, मुख्यालय के आसपास, अब आपके पास मोहल्ले में सीएससी वाले हैं, राशन कार्ड के दुकानदार हैं, आप स्टाम्प वहां से ले सकते हैं। यह जो बड़ा काम किया गया। तीसरा किया गया, जनमानस को बचाया गया भीड़ भाड़ से। माना कि लखनऊ ऑफिस के अंदर 3 रजिस्ट्री ऑफिस है। अब आप जानते हैं कि रजिस्ट्री ऑफिस का जुडिक्शन होता था कि यह चौक एरिया का इनके पास होगा, यहाँ के इनके पास होगा। अब चौक एरिया के अंदर घर की आबादी के तो वहां क्रय विक्रय कम होता था। जहां पर खाली खेत है वहां बन रहे फ्लैट बन रहे, कॉलोनियां बन रही हैं, वहां भीड़ अधिक था। अब कर दिया गया है कि जिस सब रजिस्ट्रार के पास भीड़ कम है तो ऑटोमेटिक आप जाके बगल वाले के यहाँ रजिस्ट्री करा लेंगे। आप कहाँ पर, यानी कि एक तरह से रजिस्ट्री विभाग का मैन पावर जनता की सेवा के लिए सब सहयोग करेंगे। केवल जो दफ्तरों में बांट रखा गया था कि इस दफ्तर में ही इस क्षेत्र के आएंगे
और इस दफ्तर के लोग खाली बैठे हैं। अब ऐसा नहीं होगा, जो खाली बैठे हैं वह भी हेल्प करेंगे, रजिस्ट्री उनके यहाँ हो जाएगी ताकि आपका समय बच सके। तो आप सुन रहे थे कैबिनेट मंत्री रविंद्र जायसवाल को। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।